हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। काफ़ी लंबे टाइम के बाद आना हुआ और पता चला कि काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैं कुछ टॉपिक्स बच्चों को एग्ज़ाम के लिए तैयार करा दूं। और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आपके सामने हूं। पहले तो सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2019 में शायद ये पहली क्लास ले रही हूं मैं और कोशिश करूंगी जब तक बन पड़े। परिमल सर थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं, पर आप समझ सकते हैं क्योंकि मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक फैमिली भी है, तो टाइम उतना नहीं निकल पाता है। पर कोशिश करेंगे जितना हो सके इस साल में क्लासेस कंटिन्यूअसली, कभी मैं, कभी परिमल सर, कभी सुनील सर, कभी नरेंद्र सर लेते रहेंगे। ठीक है, आज बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आपके सामने हूँ बच्चों। जो सभी एग्जाम्स में पीछे जितने दिसंबर नवंबर में एग्जाम्स हुए उन सभी में ये टॉपिक आया। टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और सभी एग्जाम्स में, चाहे वो पुलिस के थे, वो हरियाणा HSSC ग्रुप डी के थे या टीचिंग के एग्जाम्स थे, इन सब में ये टॉपिक उठाया गया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बात करते हैं। है बहुत ईजी, कोई मुश्किल नहीं है। टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं अनुसूचियाँ। हमारा जो संविधान है ना, जो हम लोगों का, इंडिया का, जो वर्ल्ड का सबसे विशाल लिखित संविधान है, इस संविधान नाम की किताब में जो लिखित दस्तावेज है, इसमें टोटल मिलाकर स्टार्टिंग में यानी 1949 1950 में जब ये लागू हुआ और 1949 में जब ये लिखकर तैयार हुआ, तो इसमें अलग अलग पार्ट्स थे बच्चों, अलग अलग आर्टिकल्स थे, अलग अलग शेड्यूल्स थे। आज हम खास बात करने जा रहे हैं शेड्यूल्स के ऊपर। कभी फिर पढ़ा दूंगी पार्ट्स कौन से इंपॉर्टेंट है, कभी फिर आगे बातचीत करेंगे आर्टिकल कौन से इंपॉर्टेंट है। आज इसको ध्यान से सुनिए और समझिएगा। अनुसूचियां हमारे संविधान में, अनुसूचियों को इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। कुछ अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, वो इंग्लिश हिंदी में उनको प्रॉब्लम रहती है, तो मैं कोशिश करूंगी साथ साथ बताती चलूं। अनुसूचियों को ही इंग्लिश में शेड्यूल कहा जाता है और ये स्टार्टिंग में 8 थी। जब मूल संविधान लिखकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग पहली बार रिपब्लिक कहलाए थे, उस दिन हमारे संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन टाइम गुजरते गुजरते 4 अनुसूचियां और आने पर इनका टोटल नंबर बढ़ के बन गया बच्चों 12। यानी अगर क्वेश्चन आए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपको टिक करना है 8, और अगर पूछें कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां, तो आपको टिक करना है 12। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब कुछ बहुत इजीली एक्सप्लेन करूंगी, आप सुनिएगा, समझ लीजिएगा, किसी भी किताब से पढ़िएगा, कोई भी किताब जो आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप देखेंगे सब में सेम बातें लिखी हैं, क्योंकि ये सब चीजें सेम ही मिलेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस किताब से पढ़ रहे हैं। अनुसूचियों की बात कर रहे हैं हम, 8+4 मैंने लिखा, इसमें सारी मैं एक्सप्लेन करूंगी 12 की 12, और जो खासी हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले 6 की बात कर लेते हैं बच्चों। ये 6 स्टार्टिंग के नंबर्स जो मैंने लिखे हैं, ये पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। पहली अनुसूची में जो फर्स्ट शेड्यूल है, इसमें हमारे, जब भी कोई किताब खोलते हैं ना, जैसे आपने टेक्स्ट बुक देखी हो, तो किताब के अंदर का कंटेंट दिया होता है, पहले पेज पे चैप्टर नहीं मिलता। ऐसे ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग की जो अनुसूची है, शेड्यूल है, इसमें हमारे देश की जानकारी है, भारत की जानकारी है, भारत के राज्यों की जानकारी है, भारत के यूटीज, यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी है, ताकि कोई भी अगर विदेशी भी इसको पढ़ना चाहे तो उसे इंडिया का एक ओवरव्यू मिले कि इंडिया क्या है, कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटीज हैं, टोटल इंडिया किसे कहा जाता है। तो इसकी जानकारी हमेशा पहले भाग में, पहली अनुसूची में और स्टार्टिंग के बिल्कुल शुरुआती आर्टिकल्स में ही मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेकंड में ना, जो हमारी दूसरी अनुसूची है, इसमें दिया गया है वेतन, भत्ते, पेंशन, मतलब एक बस वेतन याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी के बारे में है, किसकी सैलरी, हम ये आम इंसान की सैलरी की बात नहीं करता, ये बात करता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, PM या बाकी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। आप सभी जानते होंगे लास्ट ईयर सैलरी में बहुत सारे चेंजेस आए थे, और आज के टाइम पर देश की सबसे बड़ी लिखित में जो सैलरी है वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी की है, 5 लाख रुपए महीना जो उनकी सैलरी पड़ती है, और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो वेतन भत्ते, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, इन सब की सैलरी एक्सप्लेन की गई है दूसरी अनुसूची में, सेकंड में। पहले में भारत था, दूसरे में बड़े बड़े लोगों की सैलरी, भत्ते वगैरह।
तीसरी अनुसूची में शपथ आप जानते हैं ओथ टेकिंग प्रोसेस होता है जब भी इलेक्शंस होते हैं। अभी देखिए इलेक्शन आ गए हैं 2019 में, जानते होंगे आप कौन सी लोकसभा के इलेक्शन हैं। 16वीं अभी चल रही है, 17वीं लोकसभा के इलेक्शंस सर पर हैं। और आप अगर थोड़े से जागरूक हैं, अखबारों में आपने देखा होगा अप्रैल मई में बड़े स्तर पर लोकसभा के एमपीज के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। ये 17वीं लोकसभा के इलेक्शन होंगे, 17th लोकसभा के। तीसरी जो अनुसूची है इसमें शपथ का वर्णन है। जैसे जब लोग चुन के आते हैं ना एमएलए एमपी, तो कौन किसको शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, पीएम को शपथ कौन दिलाएगा, सीजेआई की नियुक्ति कौन करेगा, शपथ का जितना प्रोसेस है बड़े बड़े लोगों का, ये सब चीजें मेंशन की गई हैं, लिखी गई हैं तीसरी अनुसूची में। पहली में देश की जानकारी, दूसरी में पैसों की बातचीत, तीसरी में शपथ। शपथ आम इंसान को तो लेनी नहीं होती, शपथ होती है पदाधिकारियों की, जिसमें पीएम और ये बड़े बड़े लोग आते हैं, इनकी शपथ का वर्णन है। चौथी में बच्चों लिखा है राज्यसभा में कैसा, किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा। प्रतिनिधित्व का मतलब आप समझ गए होंगे, हर राज्य के पास मर्जी नहीं है कि वो राज्यसभा में कितने मेंबर भेजेगा। हर राज्य को ये पता है, ऑलरेडी मेंशन है कि किसी भी राज्य से टोटल नंबर ऑफ एमपीज जो राज्यसभा में जाएंगे वो कितने होंगे। यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, हर जगह के एमपीज लिमिट में जितनी लिस्ट में लिखे हैं उतने ही एमपी आप भेज सकते हैं। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जिक्र किया गया है, कौन सी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। ये इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व चौथी अनुसूची में है। पांचवी में देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एससी और एसटी, इनका प्रावधान है। जनजाति होती है ना एसटी, एक होती है अनुसूचित जाति। एससी का मतलब है अनुसूचित, बहुत लोग तो इस बारे में भी नहीं जानते, सुन लीजिएगा, आगे से आपको पता होना चाहिए। अनुसूचित जाति और एक कहलाती है अनुसूचित जनजाति। इनमें क्या डिफरेंस है, ये शेड्यूल कास्ट हैं, ये शेड्यूल ट्राइब्स हैं। शेड्यूल कास्ट उन्हें माना गया है पुराने टाइम में जिनको हम दलित कहते थे, जिनके लिए अंबेडकर जी ने बहुत काम किया। और शेड्यूल कास्ट वो लोग थे, वो जातियां थी जो किसी भी पुराने टाइम में या आज भी हम बात करें गांव में ही, जैसा गांव का कल्चर है सेम उनका कल्चर, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, भाषा, संस्कृति, सब कुछ इनकी आम लोगों जैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इनको पुराने टाइम में क्योंकि दबाया गया, इनके ऊपर ज्यादा लोगों ने अत्याचार किए, इसलिए इनको एससीज में कि थोड़ा सा कास्ट शेड्यूल में है, थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए थोड़ा रिजर्वेशन की बात हुई। ठीक है, ये गांव में ही रहते हैं, कहीं अलग नहीं है, कल्चर में सब बराबर है। एसटीज वो लोग हैं जो जंगलों में रहा करते थे, जिनका खान पान, रहन सहन, सभ्यता, कल्चर, पहनावा, वेशभूषा, भाषा, संस्कृति, सब चीजें अलग थी आम इंसान से। इनकी बोली, इनका पहनावा हमारे साथ उतना मैच नहीं करता था क्योंकि इनका निवास स्थल, इनका रहने का इलाका बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे जब देश आजाद हुआ, जनजातियों के भी विकास की बात उठी और हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची में कहा गया एससी और एसटीज के ऊपर काम किया जाएगा। तो एससी एसटी की अनुसूची अगर पूछ ली जाए तो आपको टिक करके आना है 5वीं अनुसूची में। एससी मैंने बता दिया, जो गांव में ही नॉर्मल फैमिलीज ही होती हैं जिनका खान पान सब सेम होता है। एसटी जो पुराने टाइम में जंगलों में थे और इनको फिर निकाल के बाहर संस्कृति के साथ मैच कराने के लिए, उसमें इंक्लूड करने के लिए इनके लिए रिजर्वेशन की बात उठी थी। तो एससी एसटी का अगर पूछेंगे तो आपको टिक करना है 5वीं अनुसूची। छठी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से जुड़ी है, लेकिन एससी की बात नहीं करती, ध्यान से सुनना है। एसटी का जिक्र करती है और एसटी के प्रशासन की बात करती है महज 4 राज्यों में। ये 4 राज्य आपके हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सुनिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अभी आप एग्जाम में मेघालय, मिजोरम, मणिपुर सब एक जैसे लगते हैं, वहाँ याद नहीं आता, इसलिए ये थोड़ा सा देख लेना। AM TM ऐसे याद कर लो, AM PM तो तुम्हें याद ही है, AM TM याद कर लेना। A से असम हुआ, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम। मणिपुर नहीं है, ये खास ध्यान रखना है, मणिपुर नहीं है, इसने जोर जबरदस्ती करके अपना नाम ऐड करा लिया 6ठी अनुसूची में। ऐसा है बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ याद करने के लिए बताया जा रहा है। तो 4 ऐसे राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिनके एसटीज के प्रशासन के बारे में खासी अलग बातें लिखी गई हैं 6ठी अनुसूची में। तो
1 से 6 तक, वैसे तो बहुत रेयर होता है कि इनके ऊपर क्वेश्चन आए, ज़्यादा आते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 के ऊपर, लेकिन फिर भी आजकल एग्जाम्स का कोई भरोसा नहीं है, किसी पेपर में किसी भी लेवल पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है सब कुछ पढ़ के जाएं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कैसे याद होगा यार, भूल जाएंगे, इतने सारे फैक्ट कैसे याद होते हैं, कुछ नहीं है। मैंने खुद अपने टाइम पर बहुत ईजी तरीके से, आज से 15 साल पहले इसके लिए थोड़ी सा टाइम दिया था, और वो टाइम आज सबका टाइम बचाता है। देखो कैसे याद होगा। पहले में हमेशा ये तो बताने की बात ही नहीं है, देश की जानकारी मिलेगी, राज्य मिलेंगे, यूटी मिलेगी। अब ध्यान देना, दूसरा, इसको ऐसे याद कर लो, पैसा कमाने के 2 तरीके हैं, एक शराफत से पैसा कमाना और एक गलत तरीके से पैसा कमाना। तो 2 नंबर से भी बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। जैसे ही 2 आए आपके दिमाग में पैसा, और पैसे में क्या आएगा, वेतन में पैसा ही तो मिलेगा, वेतन भत्ते, पैसे की बात करेंगे। कौन सी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में, ठीक है। तीसरी में देखो, 3 ही अक्षर हैं, शपथ, तीसरी में शपथ। वेतन में भी 3 है, कहीं आधे लोग गड़बड़ कर दें। वेतन में पैसा है और पैसे को हम 2 से याद करेंगे कि 2 नंबर में। 3 में शपथ है। 4 में जहां 4 लोग बैठे वहां एक सभा का गठन हो जाता है। कहते हैं ना 4 लोगों की मंडली बैठी हुई है, तो जहां 4 बैठे वहां सभा बन गई। तो 4 का क्या आएगा? सभा। लोकसभा की बात नहीं हो रही है, ध्यान से सुनना, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की बात है, सिर्फ राज्यसभा की, लोकसभा का कोई नाम यहां नहीं है। 5 की बनावट ही एस जैसी है, बहुत सारे लोग तो 5 को एस की तरह भी लिख देते हैं, तो 5 जैसे ही आए, SC ST, SC भी और ST भी। छठा इसी से जुड़ा है, SC की बात नहीं करता, STs की खास 4 इलाकों में। किन इलाकों में? AM और TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और जोर जबरदस्ती से जिसने अपना नाम लिखवाया कौन था वो? मिजोरम। ठीक है, ये 1 से लेके 6 तक अगर आप 1-2 बार इस वीडियो को सुन लेंगे तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। इसके बाद किसी किताब से पढ़ लीजिएगा, 2-4 बार, 2-4 दिन लगातार पढ़िएगा, ये सब आपको याद होगा। ठीक है, 1 में क्या है? देश की जानकारी, 2 में पैसा, 3 में 3 अक्षर शपथ, 4 लोगों की मंडली बनेगी तो सभा बैठ जाएगी, राज्यसभा। 5 की बनावट ही एस जैसी है तो SC और ST, और 6 में खास ST का प्रशासन 4 राज्यों में, AM TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर नहीं है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान टॉपिक होते हैं बच्चों, 2-4 बार सुनोगे ना, पढ़ोगे किताबों से तो कुछ दिक्कत नहीं है। ये 7, 8 अब खासे इंपॉर्टेंट शुरू हो गए, 9, 10, 11 और 12। मैंने देखो ऊपर क्या लिखा है, 8 + 4। 8 तो मूल संविधान में थी, जो स्टार्टिंग में कभी हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर्स के सहयोग से लिखा गया था। ये 4 आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद आई, और जब भी कभी नई चीज़ें जुड़ती हैं तो उनमें कोई ना कोई अमेंडमेंट किया जाता है संविधान में। तो ध्यान से सुनना, 9वीं अनुसूची से 12वीं तक बाद में आई हैं, इनको कोई अमेंडमेंट का नंबर दिया गया है। ये सबसे पहला अमेंडमेंट था। अमेंडमेंट जानते हो? संशोधन। किसी भी चीज को बेहतर बनाने के लिए टाइम आने पर, जरूरत पड़ने पर, जब उसमें आप कोई बदलाव कर देते हैं तो उसे संशोधन कहा जाता है। जैसे टाइम बीतने पर लोग अपने घर में बदलाव करते हैं, अपनी गाड़ियों में बदलाव करते हैं, ऐसे संविधान को भी बदलने की टाइम टू टाइम जरूरत पड़ती है। तो हमने सबसे पहला जो चेंज किया संविधान में, वो 9वीं अनुसूची लेकर आए हम, और ये बहुत स्टार्टिंग में संविधान लागू हुआ और अगले ही साल हमने इसमें अमेंडमेंट कर दिया। यानी ये है 1951 का। सन उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर अगर एक बार कानों में से गुजर जाए तो इन केस क्वेश्चन आ जाए, आप टिक करने में सक्षम होंगे। ठीक है, 10वीं अनुसूची, ये 52वां संविधान संशोधन था। एक के बाद 50 और हुए जिनमें अलग अलग बातें उठी। 52वां चेंज किया उस किताब में, और 10वीं अनुसूची को हमने ऐड कर दिया। इसी तरह 73वां संविधान संशोधन किया और 11वीं जोड़ दी, और उससे अगला लगातार में 74वां किया और 12वीं ऐड कर दी। ये दोनों लगातार में साथ साथ हुई हैं। 1992 दिसंबर तक इन पे काम हुआ था। 1993 अप्रैल में इनके ऊपर प्रॉपर, जिसको कहते हैं कानून के तहत, काम हो गया था। तो ये 4 अमेंडमेंट के नंबर इंपॉर्टेंट है। सन उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, फिर भी मैं बता देती हूँ। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। 73वां हुआ 1992 में, जिसके ऊपर काम फिर प्रॉपरली 93 में अप्रैल में हुआ। और यही कारण है कि हम अप्रैल में ही पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, 74वां भी 1993 में। ये 4 सन और 4 अमेंडमेंट के नंबर
4 अनुसूचियों को लेकर आए, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। पहले 7वीं की बात करते हैं। 7वीं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी जितने एग्जाम्स हुए थे नवंबर दिसंबर में, कईयों के ऊपर क्वेश्चन इसमें से आए थे। इसको ध्यान से सुनना और समझना। 7वीं अनुसूची में ना हमारे देश में 2 तरह की सरकार है बच्चों, मेन। एक है हमारी केंद्र सरकार और एक हमारी है राज्य सरकार। जो केंद्र सरकार है, ये केंद्र सरकार पूरे देश को चलाने का जो एक जिम्मा है वो केंद्र सरकार का है। और क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है, तो हर एक राज्य में एक सरकार बनाई जाती है। आप सभी जानते हैं हर राज्य का मुखिया सीएम और राज्यपाल वहाँ पे कहने का मुखिया है। तो हमारे केंद्र और राज्य में लड़ाई झगड़े ना हो, इसीलिए इनकी पावर्स को स्टार्टिंग में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि ये टॉपिक्स पे केंद्र काम करेगा और इन टॉपिक्स पर राज्य काम करेगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत केंद्र और राज्य के नाम पर लिस्ट बना दी गई, सूची बना दी गई। इसे कहते हैं केंद्र सूची या संघ सूची, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और दूसरी को कहते हैं राज्य सूची। केंद्र सूची जब स्टार्टिंग में बनाई गई ना, तो इसमें 97 टॉपिक्स थे जिन पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार डिसीजन लेगी, उसमें राज्य की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। टाइम बीतता गया, चेंजेस आते गए, और आज की डेट में अगर आप पढ़ेंगे करंट में, तो 100 ऐसे विषय हैं जो केंद्र सरकार के पास हैं जिन पर वो काम करती है। मैं एक आधे का एग्जाम्पल बता देती हूँ, बाकी आप किताबों का सहारा लेंगे, एक रीडिंग भी कर लेंगे ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाएगी। एक छोटा सा टॉपिक है जनगणना का। जनगणना राज्य का विषय नहीं है, कोई राज्य अपनी पर्सनल जनगणना नहीं करता। इंडिया में जनगणना की जाती है हर 10 साल में एक बार, वो केंद्र सरकार का टॉपिक है। ऐसे ही मुद्रा, ऐसे ही नेशनल हाईवेज, या अगर हम आगे बढ़ें तो जैसे विदेशी संबंध है, इस टाइप के सारे टॉपिक्स जो हैं ये केंद्र के अंडर हैं। 100 टॉपिक्स हैं जिन पे केंद्र काम करेगा, राज्य इसमें अपने पावर का यूज नहीं कर सकता। आज की डेट में 100, स्टार्टिंग में थे 97। ठीक है, अब आते हैं राज्य सूची पर। ऐसे टॉपिक्स जिन पर राज्य को पावर है कि वो अपने राज्य में उस टॉपिक के ऊपर कानून बनाए या उस टॉपिक के ऊपर काम करे, इन्हें लिखा गया है। और ये टॉपिक्स कुल मिलाकर आज की डेट में, पहले अगर कहूँ तो 66 थे, आज की डेट में कहें तो ये 61 हैं। 61 टॉपिक्स हैं जो किसी भी राज्य, जो हरियाणा के पास हैं, यूपी के पास हैं, बिहार के पास हैं, हर एक राज्य को दिए गए हैं 61 विषय। देखो ये घट गए, ये बढ़ गए, वो 97 से 100 पे आए और ये 66 से 61 पे आए। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो राज्य को भी करनी होती हैं और केंद्र को भी। जैसे आप सबकी जो आपने 12वीं और 10वीं की है ना बोर्ड की, आप देखना आपके पास ऑप्शन रहा होगा उस टाइम कि आप सीबीएसई से करेंगे पढ़ाई या एचबीएसई से या यूपी बोर्ड से या बिहार बोर्ड से या राजस्थान। सब राज्यों के अपने अपने बोर्ड होते हैं। इसका कारण है शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र सरकार भी काम कर सकती है और राज्य सरकार भी काम कर सकती है। तो विषय जब दोनों के हाथ का है तो वो किस में लिखें, ये प्रॉब्लम थी। इसीलिए एक लिस्ट बना दी गई जिसको साझी लिस्ट की तरह यूज किया गया, दोनों जिस पर बराबर काम कर सकती हैं, और उस लिस्ट को नाम दिया गया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती, सम मतलब क्या होता है, इक्वल, यानी दोनों इक्वली अपनी पावर का यूज कर सकती हैं। कौन सी लिस्ट पर, समवर्ती पर। इसमें पहले 47 टॉपिक्स थे, लेकिन आज इसमें 52 विषय हैं। ये देखो विषय कैसे ऊपर नीचे कर दिए। 97 वाली में 100 बढ़ा दिए, 66 वाली से घटाकर 61 पे ले आए राज्यों वाला, और दोनों की साझे वाली 47 से आगे बढ़कर 52 पर आ गई। यानी ये विषय कभी भी चेंज भी हो सकते हैं। केंद्र के विषय राज्य को कभी नहीं दिए जाते, जरूरत पड़ने पर राज्य के विषय केंद्र को सौंपे जा सकते हैं। दोनों मिलकर अपने हिसाब से काम कर सकती हैं समवर्ती पर। मैंने एग्जाम्पल दिया पढ़ाई का, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और एचबीएसई हरियाणा बोर्ड, ऐसे राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, सबके अपने अपने बोर्ड हैं। ठीक है, अब केंद्र सूची पर सिर्फ केंद्र के पास पावर, राज्य सूची पर राज्य। इसके मैंने विषय का एग्जाम्पल दिया, इसके विषय में मैंने शिक्षा की बात की, 1 इसी में आएंगे, और विवाह पंजीकरण, बहुत सारे टॉपिक हैं, 52 में हर एक का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, किताब आपको इसलिए पढ़ लेनी चाहिए। और राज्य की अगर मैं बात करूं तो राज्य में पुलिस व्यवस्था एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब जैसे दिल्ली ये है अपना, हरियाणा पुलिस है, या मान लीजिए यूपी पुलिस है जिसका एग्जाम भी सर पर है, जैसे राजस्थान पुलिस है।
केंद्र सरकार के सर में कोई दर्द नहीं है कि वो देखे कि हरियाणा में कितने कम है पुलिस वाले, राजस्थान में कितने कम हैं। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, वो देखें कि हमें पुलिस प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए कितने पुलिसकर्मी भर्ती करने पड़ेंगे। ये टॉपिक्स ऐसे लिखे, इसीलिए लड़ाई नहीं होती। अगर ये टॉपिक्स लिखे ना होते तो राज्य अपनी मर्जी पे उतरता और केंद्र अपनी मर्जी पर। जब ये सब लिखा जा रहा था उस टाइम हमारे बहुत जो पुराने, ये नेहरू जी जैसे, अंबेडकर जी जैसे जो महान लोगों ने काम किया, ये लोग नहीं जानते थे। ये इन्हें बहुत सारे टॉपिक्स उस टाइम लगा कि शायद आज समाज में जिन चीज़ों को हम नहीं देख पा रहे हैं, 20, 30, 50, 100 साल बाद जाकर कुछ ऐसी नई चीज़ें उभरेंगी जो 1950 में दिख नहीं रही थी। एक छोटा सा एग्जाम्पल है इंटरनेट के बारे में 1950 में कोई नहीं जानता था, लेकिन आज देखो लोगों की सांस इंटरनेट के साथ चलती है। किसी का फ़ोन खो जाए 1 मिनट तो उसका होश ऐसे खो जाते हैं जैसे सांस नहीं आ रहा है, ऐसा हाल हो गया है। इस इंटरनेट की इंपॉर्टेंस तब नहीं थी, लेकिन आज बहुत ज़रूरी है। आज ये ऑक्सीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। जब ये इंटरनेट है, वाईफाई है, या जितना भी इस तरह की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जब आई हैं तो इनके साथ कानून भी आने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था ना बचपन में, विज्ञान अभिशाप भी है और विज्ञान वरदान भी है। तो जो इस टाइप के टॉपिक्स थे, जो जानते थे वो लोग कि कभी शायद कुछ आएगा, वो किसके पास रहेगा, तो उन्होंने उनके लिए एक स्पेशल एक खाली छोड़ दिया और कहा कि ऐसे सभी टॉपिक्स रखे जाएंगे अवशिष्ट शक्तियों में। अवशिष्ट शक्तियाँ, रेजिडुअल पावर, बची हुई शक्तियाँ जो नहीं जानते थे उस टाइम की कौन सी होंगी, और लिख दिया गया कि इनके ऊपर काम करने का अधिकार है संसद के पास। ध्यान देना, संसद के पास। मैं लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ संसद के पास। लेकिन अगर एग्जाम में आपको संसद ऑप्शन में नहीं मिलता, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में संसद नहीं आता, तो उस कंडीशन में आप केंद्र सरकार को टिक करेंगे। पहली प्रायोरिटी पर संसद रखना, लिखित में संसद का नाम दिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां वो हैं जो अवशेष थे, उन्हें नहीं पता था क्या है, लेकिन टाइम के साथ आएंगे। तो इसका मतलब मेन तो लिस्ट हो गई दो, एक केंद्र की, एक राज्य की, एक दोनों की साझी है। साझी को कहते हैं समवर्ती, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। एक में 100 टॉपिक हैं, एक में 61 हैं, एक में 52 हैं, और इसके टॉपिक तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि आज से 10 साल बाद क्या आएगा ये आपको और मुझे भी नहीं पता। तो अवशेष शक्तियां, रेजिडुअल पावर्स किसके हाथ में है? ये संसद के हाथ में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछली बार एस्टेट टीजीटी में, इस बार नहीं, पिछली बार ये इंटरनेट वाला क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के जागरूक रहना चाहिए। चलिए 8वें की बात करते हैं। 7वें में क्या बताया मैंने? शक्तियों का बंटवारा। क्लास ज़्यादा लंबी तो नहीं हो गई है नीरज? अगर क्लास लंबी हो गई है तो इसको हम सेकंड पार्ट में बना लेंगे। कितने मिनट्स हो गए हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे सो ना जाए ना पढ़ते पढ़ते। 20 मिनट्स। चलो जल्दी से करा देती हूँ। 8वीं अनुसूची क्या है? 8वीं अनुसूची में बच्चों दी गई हैं मानक भाषाएं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब आता है ये भी। इंडिया जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी कि देश तो बन गया पर चलेगा कैसे, किसके बेसिस पर, कौन चलाएगा देश को? पीएम तो पूरे देश को नहीं चला सकता। 1953 में इंडिया में पहला स्टेट बनाया गया, और आप शायद जानते होंगे वो पहला बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। उसके बाद 1953 में एक बहुत बड़ी हस्ती जिनका नाम था फजल अली, उनके नाम पर एक आयोग का गठन किया गया, और उनकी रिपोर्ट के बेसिस पर 55 में दिसंबर में रिपोर्ट आई, और 56 में उनके रिपोर्ट के आधार पर 14 स्टेट्स बना दिए गए, 14 राज्य। और ये जो राज्य बने थे ना, ये बने थे भाषाई आधार पर। तो इंडिया में स्टेट्स, अब बहुत सारे राज्य बिना भाषा के भी बना दिए गए हैं, लेकिन अगर पूछें कि भारत में राज्यों का गठन किस बेसिस पर हुआ, तो आपको टिक करना है भाषाई आधार पर। ठीक है, चलिए मानक भाषाओं की बात कर लेते हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में 14 भाषाएं मानक थी। 14 स्टेट्स बने थे, 14 भाषाएं मानक थी। इसके बाद, ये तो स्टार्टिंग में थी, बहुत स्टार्टिंग में जब ये लिखा गया था। इसके बाद एक नई भाषा आ गई, एक नई भाषा को मानक भाषा की लिस्ट में ऐड कर दिया। फिर इसके बाद 3 भाषाएं आ गई। टाइम बीतता गया और ये भाषाएं ऐड होती चली गई। फिर टाइम बीता और 4 नई भाषाएं आ गई, और ऐसे ऐड करते 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 3 बार चेंजेस किए गए, और आज 2019 में हम कहते हैं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 22 मानक भाषाएं हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज हैं 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। अब ये ध्यान दो, जो चीज़ मूल होती है ना,
वो तो स्टार्टिंग में थी, लेकिन जहाँ प्लस आ जाए, देखो मैंने यहाँ नंबर, सन ये लिखे हैं क्योंकि बाद में आई हैं, सेम यही होगा। इस प्लस का मतलब है कोई ना कोई चेंज किया गया, क्योंकि ऐसे ही नहीं कि मेरा मन किया और मैं जाके संविधान बदल दूं। इस चेंज के लिए बहुत लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहस छिड़ती हैं, और लंबे टाइम तक एक लड़ाई चलने के बाद ये प्लस का निशान आ पाता है। ये प्लस जो मैंने लगाया है ये 3 जगह लगाया है, पहले 1 के साथ, फिर 3 और फिर 4 के साथ। अब ये आपको नंबर याद करना है। जो पहला अमेंडमेंट है ना, ये है 21वां संविधान संशोधन। यहाँ देखो पहला था, 52वां था, यानी कभी इनके बीच में हुआ होगा, 1967 में हुआ था, सन नहीं आएगा, आप सिर्फ ये याद रखना 21वां संविधान संशोधन। फिर प्लस का निशान है, 3 है, ये 71वां संविधान संशोधन। 71वां, यहाँ देखो 73, 74, यानी इनसे कुछ पहले वो 1992 में हुआ था। ये देखो मैंने 92, 93 लिखा है ना, उसी दौर की घटनाएं हैं ये। इसके बाद फिर प्लस का निशान है, तो एक और अमेंडमेंट आया, ये था 92वां संविधान संशोधन। 21, 71, 92, 91 नहीं है। अगर 91 होता तो एक लाइन में रिदम बन जाती। 21, 71, 91 नहीं है, 21, 71, 92। 21 से एक भाषा आई है, 71 से 3 और 92 से 4 भाषाएं। अब ये 1, 3, 4 परेशान करेंगे एग्जाम में। कैसे? काफ़ी सालों पहले, 4-5 साल पहले एसएससी सीजीएल में आया क्वेश्चन। उन्होंने कहा 71वें संविधान संशोधन से इनमें से कौन सी भाषाएं ऐड की गई, जोड़ी गई, और उन्होंने 3-3 भाषाओं के अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। किसी में 1 डाल दी, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1 भी नहीं डाली। तो ये पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया वहाँ, क्योंकि बच्चे उसको ऐसे याद नहीं करते। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो एक भाषा है ना, ये भाषा है सिंधी भाषा। पहले सिंधी हमारी मानक भाषा नहीं थी। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और सिंधी हमारी मानक भाषा बन गई। ये जो 3 आप देख पा रहे हैं, ये परेशान करेंगे 3 और 4, इसलिए इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं आपको ये याद मिलेगा 1 मिनट 2 मिनट के अंदर। इन 3 भाषाओं का कोड सुन लीजिए। 2 भाषाओं को याद करते टाइम आपको अणा याद करना है। 2 भाषाओं के नाम में अणा आएगा। अणा का मतलब मेरा यहाँ है कोंकणी, गोवा की लैंग्वेज, और एक मणिपुरी, मणिपुर की लैंग्वेज। दोनों में अणा दिख रहा है ना आपको, कोंकणी में भी अणा है और मणिपुरी में भी अणा है। तो 2 अणा वाली भाषा, ऐसे ही याद करना चाहिए चीज़ों को आसान बना के, टफ नहीं, दिमाग पे बोझ नहीं रखना। पढ़ाई बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर उसको सलीके से करना सीख लिया जाए। कोंकणी और मणिपुरी, और एक इसमें आ गई विदेशी भाषा, ऐसे ही याद कर लेना, विदेशी। विदेशी से मेरा मतलब है नेपाली भाषा। अजीब है, हरियाणवी, इतना बड़ा हरियाणा, दिल्ली का भी बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणवी बोलता है, मानक भाषा नहीं है। भोजपुरी जिसमें म्यूज़िक है, मूवीज़ हैं, मानक भाषा नहीं है। अंग्रेज़ी जिसके पीछे आने वाली पीढ़ी और अभी के लोग भी पागल हुए जाते हैं, अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों में पढ़ना, अंग्रेज़ी जैसे इंसान की शान बन के खड़ी हो गई है, वो भी हमारी मानक भाषा नहीं है। 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश का कहीं नाम नहीं आता, जिक्र नहीं आता, ठीक है। तो ये 3 भाषाएं, 2 अणा वाली और एक विदेशी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसके बाद 4 भाषाएं आप देख पा रहे हैं, मैं यहां लिख देती हूं ताकि विजिबल हो। एक भाषा का नाम है संथाली, एक का नाम है मैथिली, एक है बोडो और एक है डोगरी। याद रखना बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो, संथाली में थाली दिख रहा है, मैथिली में थिली दिख रहा है, दोनों में वर्णों का जो यूज़ किया थ और ल है, तो संथाली और मैथिली दोनों में थ ल आएंगे। बोडो में पीछे डो है, डोगरी की शुरुआत ही डो है, तो कितना आसान है याद करना। बोडो के बाद सीधे डो से डोगरी और एक थाली, और कौन सी थी थाली? संथाली और एक मैथिली। तो 4 लैंग्वेजेस हैं, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये 4 इकट्ठी आई हैं। 1992 में आई थी ये, और 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 14 प्लस सिंधी प्लस 2 अणा की कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, कुल मिलाकर कितनी हो गई? 22 मानक भाषाएं। इंग्लिश हमारी मानक भाषा नहीं है, हरियाणवी नहीं है, मीज़ो भी नहीं है। देखो मीज़ो, अभी मैंने आपको बताया था, मिजोरम ने जोर जबरदस्ती करके अपने एसटीज के लिए प्रावधान करवा लिया। कहाँ था वो? 5 और 6 बताई थी अभी मैंने आपको। छठी में मीज़ो का जिक्र था, जोर जबरदस्ती, लेकिन मीज़ो भाषा मानक नहीं है, मणिपुरी भाषा मानक है, अणा वाली, मीज़ो नहीं है, ठीक है। चलिए 9वें पर आते हैं। अब यहाँ चेंजेस शुरू हो गए क्योंकि ये बाद में ऐड हुई हैं, जल्दी से इसको करा देती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी।
9वीं वैसे इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर क्योंकि पहला अमेंडमेंट है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या हुआ। इसमें ना इंडिया की आज़ादी के तुरंत बाद बल्कि गणतंत्र हमें बनाने के बाद 51 में भूमि संबंधी सुधार किए गए, करने पड़े, इनफैक्ट किए क्या गए, करने पड़े, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी, कुप्रथाएं थी जिन्होंने समाज को जकड़ा हुआ था और भूमि संबंधी बहुत सारे चेंजेस करना मस्ट था, ज़रूरी था, तभी भारत की ग्रोथ पॉसिबल थी, प्रोग्रेस पॉसिबल थी। इसलिए भूमि संबंधी सुधार किए गए, बहुत सारे चेंजेस किए गए। कौन से सन में किया गया ये? 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये संविधान को बदलने का पहला प्रयास था, पहली सफल कोशिश थी, पहला संविधान संशोधन था। इसमें कुछ खास ऐसी बातें नहीं है जो अलग से बतानी पड़े, बहुत सारे इसमें क्लॉज थे, मैंने आपको मेन बता दिया, भूमि सुधार। 10वीं इंपॉर्टेंट है, 1985 में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था 1984 में। उसके बाद जब राजीव गांधी का काल था तो बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई थी राजनीति में। उस दौर में 10वीं अनुसूची में दल बदल पर रोक लगाने की बात उठी, दल बदल संबंधी प्रावधान, कि दल बदल जो हैं इनको खत्म कर दिया जाए या कुछ कंडीशंस में ही दल बदला जा सकता है। मान लीजिए आप एक पार्टी की तरफ से इलेक्शन में खड़े हो गए हैं और आप जीत गए हैं, जीतने के बाद आप कहते हैं नहीं मुझे ये पार्टी नहीं, मैं तो अगली पार्टी में जाऊंगा, मैं जीत गया हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मान्यता नहीं चलेगी, आपकी वो जीत रद्द कर दी जाएगी, आपकी मान्यता खारिज कर दी जाएगी। यानी दल बदल संबंधी प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। कौन से सन में आई? 1985 में। 11वीं बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से जुड़ी हुई है। और आप सभी जानते हैं कि पंचायती राज इंडिया में जो शक्ति का बंटवारा है, छोटे से छोटे आदमी के पास पावर है, गांव का एक आम इंसान भी अपनी पावर का यूज कर पाता है, क्योंकि वो पंचायत का एक मेंबर, खासकर ग्राम सभा का तो मेंबर हर कोई बन सकता है जिसकी उम्र 18 साल प्लस है। तो पंचायती राज के ऊपर कौन सी अनुसूची है? 11वीं। ये 73वें संविधान संशोधन से 1993 में इसके ऊपर काम हुआ था, अप्रैल में। जैसे गांव में पंचायती राज, ऐसे शहरों में होती है नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका और नगर पंचायत। इस तरह की चीज़ें आपने सुनी भी होंगी। इनका काम है, जैसा काम गांव में पंचायत करती है ऐसा शहरों में नगर निगम या नगर पालिका करती हैं। किसी भी शहर को नगर निगम का, नगर पालिका का या नगर पंचायत का दर्जा कौन देता है? उस राज्य का संबंधित राज्यपाल। कुछ कंडीशंस होती हैं जो अगर पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद उस जिले को या उस शहर को नगर निगम या नगर पालिका का दर्जा दिया जा सकता है। दर्जा कौन देगा? राज्यपाल। इसमें फर्क क्या पड़ता है? ये ग्रांट्स जो आती है ना, ऊपर से पैसा, नगर निगम को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, इसका एरिया ज्यादा होता है, इसके पास ग्रांट्स ज्यादा आती हैं। ये बिजली, पानी या शहर के पार्क हैं या शहर के रोड हैं, पगडंडी है या पार्क की मेंटेनेंस है, इसके लिए इसके पास पैसा ज्यादा है तो ज्यादा अच्छा काम कर पाती है। ज्यादा जनसंख्या होने पर नगर निगम बनती है, छोटे में नहीं बन सकती। गांव में पंचायती राज, शहर में नगर निगम। उल्टा है, नगर निगम के पास सिर्फ 18 विषय हैं जिन पे ये काम कर सकती है, 18 विषय की पावर, जबकि पंचायती राज के पास 29 विषय हैं जिनके बारे में वो डिसीजन ले सकती है। पेपर में ये विषय आए थे अभी नवंबर दिसंबर में। पंचायती राज में पंचायत के पास कितने विषय हैं? 29। और शहरों के नगर निगम के पास कितने विषय हैं? 18। पंचायत का मेंबर बनने की उम्र इंडिया में सबसे कम है, जो लिखित में है वो है 21 साल। बाकी सबकी उम्र आप 25, 30, 35 पढ़ते हैं, लेकिन सबसे कम उम्र पंचायत का मेंबर बनने की है। कितनी उम्र बताई है? 21 साल। विषय कितने हैं? 29। शहरी नगर निगम वगैरह के पास विषय अगर पूछे, इसे शहरी स्वशासन भी कह सकते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है 18 विषय। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा डाउट है तो इसको 2-4 बार सुन लीजिएगा, फिर वो डाउट आपके दूर हो जाएंगे। एक क्विक रिवीजन लेते हैं 2-3 मिनट की, उसके बाद ये टॉपिक पूरा। हमारे संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 बाद में ऐड की गई, कुल मिलाकर बन गई 12। ऐड करने का मतलब कोई ना कोई सन, कोई ना कोई अमेंडमेंट का नंबर उनके साथ आपको याद रखना है। हमने अभी बात की थी 1 से 6 तक की। 1 से 6 तक में आप बनावट से चीजों को याद रखने में सक्षम रहेंगे। पहली में किसकी जानकारी होगी हमेशा?
देश की जानकारी, टोटल राज्य यूटी कितने हैं वो सब लिखा हुआ है पहली अनुसूची में। दूसरी में 2 नंबर में क्या था, पैसा, और पैसे से क्या याद रखना है, वेतन भत्ते, इस टाइप की चीजें। तीसरी में 3 अक्षर है शपथ, कौन किसको शपथ दिलाएगा, कौन किसके थ्रू शपथ लेगा, ये सब लिखा हुआ एक्सप्लेन किया गया है तीसरी में। 4 जहां लोग इकट्ठे हुए तो सभा बन गई ना, मीटिंग बन गई, लोकसभा नहीं राज्यसभा, राज्यसभा के राज्यों के प्रतिनिधित्व की जानकारी। 5 की बनावट ही एस जैसी है, एससी भी और एसटी भी। एससी मैंने बताया आम लोगों की ही लाइफ होती है, हम ही लोगों में से बहुत सारे लोग जिनको पुराने टाइम में परेशान किया गया, उनको एक शब्द से जाना जाता है शेड्यूल्ड कास्ट, जिनकी बराबरी के लिए सरकार ने संविधान में प्रावधान किया है, जो ये रिजर्वेशन की बातचीत है इसके ऊपर। एससी एसटी के बाद छठे में उसी की तरह लेकिन थोड़ा सा अलग एसटीज का प्रावधान, और खास 4 एरियाज में प्रशासन का, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और कौन सा, मणि या मिजो, जोर जबरदस्ती वाला मिजोरम। मणिपुरी लैंग्वेज मानक है, मिजो लैंग्वेज मानक नहीं है। 7वीं में शक्तियों का बंटवारा है, 2 लिस्ट मेन है, वैसे तीनों मेन है लेकिन 2 इसलिए क्योंकि एक केंद्र की अपनी अलग है, एक राज्य की अपनी, दोनों की साझी जिसपे दोनों काम कर सकते हैं, वो है हमारी समवर्ती सूची। केंद्र वाली में 100 टॉपिक्स हैं, पहले 97 थे, राज्य वाली में पहले 66 थे, अब 61 हैं, और दोनों की साझी में पहले 47 थे, अब 52 हैं। समवर्ती सूची पे दोनों के काम चलेंगे। अगर कभी किसी बात पर केंद्र की बात के साथ राज्य की बात मेल नहीं खाती तो केंद्र की बात मानी जाएगी, ऐसा लिखित में है। अवशिष्ट शक्तियां जो उन्हें नहीं पता थी, टाइम बीतने पर बढ़ती चली गई, उनके ऊपर पावर किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में, संसद के हाथ में। 8वीं में मानक भाषाएं हैं, स्टार्टिंग में 14 थी, +1 +3 +4, वो 1 सिंधी है, वो 3 में 2 अण वाली हैं, कोंकणी मणिपुरी, एक विदेशी नेपाली है, और 4 मैंने बताया थाली, कौन सी, संथाली, उसके बाद एक है मैथिली, थल, एक बोडो और एक डोगरी, यानी कुल मिलाकर 22 भाषाएं। 3 अमेंडमेंट से आई हैं, प्लस के निशान, 21, 71, 92। नेक्स्ट है 9वीं, पहला संविधान संशोधन था 1951 में, जमीन के ऊपर इसके ऊपर काम हुआ था, मेन काम, वैसे बहुत सारे हुए थे, तो अगर पूछे तो जमीन से जुड़ा हुआ सुधार के ऊपर। 10वीं में 1985 में दल बदल संबंधी प्रावधान, किन कंडीशंस में दल नहीं बदलना है, कब आप दल बदलने में सक्षम है। आम आदमी तो दल बदलता नहीं है, दल बदलने का सीधा संबंध है MPs और MLAs के साथ, ठीक है। 11वीं में है पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है, विषय ज्यादा लेके बैठा है शहरी स्वशासन से। कितने विषय, 29 विषय। यहाँ का मेंबर बनने की एज कितनी बताई, 21 साल, सबसे कम। 12वीं में शहरी स्वशासन है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, शहरों की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है, राज्यपाल की परमिशन से ये नगर निगम, नगर पालिका वगैरह बनाए जाते हैं। इसमें और इसमें विषय अभी हाल ही में पूछे गए हैं, दोबारा ध्यान दीजिए, इसमें 18 हैं, इसमें 29। देश के पास 100, राज्य के अपने पर्सनल 61, और दोनों की मिलीजुली लिस्ट में 52 है। उम्मीद करती हूँ सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और कोशिश करेंगे 1-2 दिन में जैसे ही बन पड़ेगा मैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को करा दूंगी। खूब मेहनत करो बच्चों, 2019 पूरा आपके पास है, ये लाइफ का एक इंपॉर्टेंट साल है आप लोगों के लिए, क्योंकि करियर जिन लोगों का बन रहा है वही लोग हमसे जुड़े होते हैं। तो खूब मेहनत करो और इस साल में कोशिश करो कि अपना बेस्ट दे पाओ। अपना पोटेंशियल इंसान जानता नहीं है, किसी को नहीं पता मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। ये आप सिर्फ जब करेंगे ना, जब आप इस काम को करेंगे, पढ़ाई को लगन से इसके पीछे पड़ जाएंगे, तो देखना फिर साल के एंड में आपकी लाइफ बदली मिलेगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, गुड नाइट।